उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट में हमने पिछली क्लास में जाना था योजना आयोग और नीति आयोग, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि नियोजन के लिए सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन या रिसोर्सेज के स्रोत क्या हैं, यानी जो धन सरकार पाती है इन नियोजन, इन प्लानिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, इनको संचालित करने के लिए, उन धन का, उन संसाधन के स्रोत क्या है। तो हमने आपको बजट पढ़ाया था। बजट में आपको सारी चीजें जो भी हम बोलेंगे आपने पढ़ा होगा, है ना। जैसे पहला स्रोत क्या है, संसाधन का पहला स्रोत क्या है, कर राजस्व, यानी टैक्स से जो प्राप्त करती है। दूसरा गैर कर राजस्व, ठीक है। तीसरा सरकार की लघु बचत योजनाएं, ठीक है। चौथा बाजार उधारी, बाजार उधारी में चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो। पांचवा विनिवेश से प्राप्ति, विनिवेश हमने आपको बताया था जब सरकार अपने स्वामित्व या अपनी संपत्ति का हस्तांतरण कर देती है, निजी क्षेत्रों को सौंप देती है ना, तो विनिवेश प्राप्ति या उसमें भागीदार हो जाती है, ठीक है, निजी क्षेत्रों को पार्टनरशिप में ले लेती है, ठीक है। तो विनिवेश प्राप्ति हो गया। और एक क्या है हमारा, विदेशी निवेश से प्राप्ति। विदेशी निवेश जैसे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे जो प्राप्ति हो रही है वो भी क्या है, सरकार की आय के स्रोत है, जो नियोजन को संचालित करने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है, या नियोजन के लिए एक स्रोत का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मौद्रिकृत घाटा। तो ये है नियोजन के लिए सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन के स्रोत। कौन कौन से, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सरकार की लघु बचत योजनाएं, बाजार उधारी चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, विनिवेश से प्राप्ति, विदेशी निवेश से प्राप्ति और मौद्रिकृत घाटा। जो मैं आपको बोलती हूँ आप चाहे तो इनको राइट डाउन करते रहिएगा, एक छोटा सा अपना ट्रिकी नोट बना लीजिएगा जो आप अपने शब्दों में समझिए अपने तरीके से, और जो की पॉइंट जरूर लिखा करिए। जो समझाने के लिए इधर उधर के वर्ड लिए जाते हैं वो नहीं, जो टू द पॉइंट जो कीवर्ड्स होते हैं उनको जरूर ध्यान रखिए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो देखो मैं बोर्ड में भी लिख रही हूँ, लेकिन अभी उससे पहले एक और चीज समझिए, नियोजन के प्रकार। अब नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 8-9 प्रकार के नियोजन होते हैं। 8 प्रकार के हम आपको आज पढ़ाएंगे कि नियोजन के जो प्रकार है 8 ये क्या है, यानी जो प्लानिंग्स होती है। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है ना, और फिर नीति आयोग आ गया, 5 ईयर प्लान के बाद नीति आयोग आ गया उसको रिप्लेस करके। तो इस प्रकार जो नियोजन होती हैं, जो प्लानिंग्स होती है, जो रणनीति होती है किसी देश में, तो कितने प्रकार की होती हैं। तो इनके प्रकार को हम समझते हैं। देखिए मैंने आपको लिखकर इनके नाम लिखे हैं, फिर इसको आप देख लीजिए इनके नाम, फिर आराम से मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। नियोजन के लिए सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन के स्रोत। नियोजन के लिए सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सरकार की लघु बचत योजनाएं, बाजार उधारी, विनिवेश से प्राप्ति, विदेशी निवेश से प्राप्ति जैसे एफडीआई, और मौद्रिकृत घाटा। ये क्या है, नियोजन के लिए सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन के स्रोत, यानी सरकार की आय के स्रोत। अब इसके आगे हमने क्या बोला, हम समझेंगे नियोजन के प्रकार। तो नियोजन के प्रकार आप देखिए, एक है केंद्रीकृत नियोजन, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नेक्स्ट है विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। फिर है आदेशात्मक नियोजन, इम्परेटिव प्लानिंग। फिर है निर्देशात्मक नियोजन, इसको बोलते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। फिर है पंचवर्षीय योजना, इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। फिर अवकाश योजना, हॉलीडे प्लान। और नेक्स्ट है हमारा अनवरत योजना, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। और फिर है हमारा दीर्घकालिक नियोजन, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग। अब इस है क्या 8 इनको चलिए डिटेल से समझते हैं, जानते हैं। तो पहला क्या है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, केंद्रीकृत नियोजन। अब केंद्रीकृत नियोजन क्या है, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच यानी ऊपर से नीचे की ओर आना, यानी योजना का निर्माण ऊपरी भाग में होता है, यानी केंद्र के द्वारा होता है, और इसको लागू नीचे स्तर पर किया जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक इसको लागू किया जाता है, यानी बनाने वाला कौन होगा, ऊपर होगा, और लागू करने वाले सभी निचले स्तर पर होंगे, ठीक है। यानी केंद्र बना रहा है और राज्य लागू कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी केंद्रीकृत नियोजन। तो भारत में 1 से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक केंद्रीकृत नियोजन ही लागू रहा, या केंद्रीकृत नियोजन ही था, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी निचले स्तर पर भी बनाया जाता है, यानी निचले स्तर की भी सहभागिता होती है, निचले संस्थानों की भी सहभागिता होती है, हिस्सेदारी होती है, और इसको ऊपरी हिस्से तक लागू किया जाता है, ठीक है। ऊपरी हिस्से तक इसको लागू किया जाता है। तो भारत में हम देखते हैं कि जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, विकेंद्रीकृत योजना लागू हुई, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना से विकेंद्रीकृत योजना लागू हुई। तीसरी हम देखते हैं आदेशात्मक नियोजन, इंपरेटिव प्लानिंग। इंपरेटिव प्लानिंग का क्या मतलब होता है, जहां पे जैसे एक शब्द ही अपने आप में क्लियर है कि आदेश दे रहा है ना। आदेश देने का मतलब होता है यहां पर जो योजना है उसका निर्माण केंद्र सरकार करती है और निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होती। योजना का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा होता है तथा इसमें निजी क्षेत्र की किसी भी तरह की भागीदारी नहीं होती या उनकी भूमिका नहीं होती है। और साथ ही जो योजना बनाई जाती है उसको लागू करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि वो सफल हो, यानी उसमें उसको अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अगर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान करना पड़ा तो करता है सरकार करती है, ठीक। किसमें, आदेशात्मक में, इंपरेटिव में।
उसको लागू करने के लिए सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रयोग किया जा सकता है, करती है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है, ठीक है। ये कोई तानाशाही तो है नहीं, इसलिए भारत में इम्परेटिव प्लानिंग थी वो कभी लागू नहीं हुई। लेकिन जब आप 71-72 में जाते हैं ना, तो थोड़ी सी इसकी झलक देखने को आप मिलती है। जब नसबंदी कराई जा रही थी, जब संजय गांधी जी थे, तो उस वक्त नसबंदी जबरदस्ती करा रहे थे इंदिरा गांधी के समय में, है ना। तो ये क्या था, एक दंडात्मक कार्रवाई थी कि भाई ये लागू होनी चाहिए, सबकी नसबंदी हो। तो ये सब क्या था, जबरदस्ती था, एक आदेशात्मक था, ठीक है। लेकिन भारत में संभव नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश में ये संभव नहीं होता, ठीक है। तो इसमें प्रत्यक्ष कहीं भी ऐसा नहीं लिखा आपको मिलेगा कि यहाँ पे भारत में आदेशात्मक प्रणाली रही है। बट एक फिर भी आपको याद रखिएगा बड़ा कि 71-72 में इंदिरा गांधी के समय में जो नसबंदी की जो प्रक्रिया थी, जो योजना थी, वो यही था, ठीक है। तो आदेशात्मक हो गया आपका। दूसरा है निदेशात्मक, इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है कि निर्देश देना। यहाँ पर जब सरकार जो योजना बनाती है, योजना का जो निर्माण करती है, तो इसमें निजी क्षेत्रों की भी क्या होती है, भूमिका होती है, ठीक है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी अपनी भूमिका होती है, ठीक है, किसमें, निदेशात्मक में। तो 8वें पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं कि निदेशात्मक योजना को लागू किया गया। सरकार योजना बना रही है और निजी क्षेत्रों की भी उसमें भूमिका होती है, उनकी भी सहभागिता होती है, किसमें, इंडिकेटिव में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको देखा गया। जैसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम विकेंद्रीकृत नियोजन भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंचवर्षीय योजना, जो भारत में लागू था वर्ष 1951 से 1951 से 1951 से वर्ष 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू रही, यानी 5 ईयर प्लान लागू रहे, है ना। इसका मतलब होता है जहां पे योजना का निर्माण 5 साल के लिए किया जाता है, योजना का निर्माण 5 साल के लिए किया जाता है, 5 साल तक चलती है और 5 साल पश्चात इसका समीक्षा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो 5 साल के लिए जहां पे प्लानिंग की जाती है कि हम ऐसा करके हम समृद्धि दर को प्राप्त करेंगे, क्या क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, कैसे कैसे संसाधन का यूज करेंगे, कैसे कैसे किन किन चीजों को हम प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो 5 साल के लिए जो योजनाएं अपनाई जाती है वो होती है पंचवर्षीय योजना। जैसे भारत में वर्ष 1951 से 1951 से वर्ष 2017 तक ये लागू रही, कौन, पंचवर्षीय योजनाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं अवकाश योजना। अवकाश योजना का मतलब उसको बोलते हैं हॉलीडे प्लान। भारत में हम देखते हैं कि अवकाश योजनाएं वर्ष 1966 से 1966 से 1969 तक 1966 से 1969 में 3 अवकाश योजनाएं देखी गई। अवकाश योजना का मतलब होता है वह योजना जब पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन नहीं होता तो लागू होती है, ठीक है। यानी जब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं होती हैं या पंचवर्षीय योजना जिस वक्त नहीं लागू होती है, संचालित नहीं होती हैं, तो इन योजनाओं का निर्माण लागू किया जाता है, किनको, अवकाश योजना को। अर्थात जब देश में पंचवर्षीय योजनाएं संचालित नहीं होती तो अवकाश योजनाएं क्या होती हैं, लागू की जाती हैं, जो 1 वर्ष के लिए होती हैं। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए होती हैं। तो हम जब बोलते हैं कि 1966 से 69 तो 3 साल हो रहे हैं, 66, 67, 68, 69, बीच में 3 साल का जो निकल रहा है गैप, 3 साल का जो डिफरेंस है, उसमें तीन अवकाश योजनाएं लागू रही 1-1 साल के लिए, ठीक है। और एक और हम देखते हैं कि 1990 से 1992 1990 से 1992 में भी दो अवकाश योजनाएं लागू थी, ठीक है। तो अवकाश योजना का मतलब होता है जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं होती हैं तो अवकाश योजनाएं लागू होती हैं, ये 1 साल की होती है। इनकी अवधि कितनी होती है, 1 साल के लिए होती है। एक है हमारा अनवरत योजना, इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है। एक राइटर है जिनका नाम है गुरनार मिर्डल की एक पुस्तक है द एशियन ड्रामा, उसमें से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया, किसका, द रोलिंग प्लान का, ठीक है। रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट गुरनार मिर्डल की द एशियन ड्रामा पुस्तक से लिया गया इसका कॉन्सेप्ट। तो भारत में जो रोलिंग प्लान है, अनवरत योजना है, उसकी शुरुआत जनता सरकार द्वारा की गई। किसकी द्वारा, जनता सरकार द्वारा की जाती है। 1977 से 1977 में जनता सरकार द्वारा भारत में अनवरत योजना की शुरुआत की गई, जो 1978 से 1989 तक चलती है, यानी 1978 से 1979 तक अनवरत योजना भारत में लागू रही। अनवरत योजना क्या होती है, दीर्घकालिक योजना होती है, यानी एक लंबे समय के लिए जब योजना का निर्माण किया जाता है तथा हर एक साल तथा प्रत्येक साल उसमें क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है, संशोधन की जाती है, और संशोधन करने के बाद उसे पुनः लागू कर दिया जाता है। यानी एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाती है, दीर्घकालिक प्लान बनाया जाता है अनवरत योजना में, तथा हर साल उसमें क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाती है, उसको दूर करके संशोधन करके विश्लेषण करके उसे फिर से वैसे ही लागू कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की क्या होती है, अनवरत रूप से चलती रहती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनवरत योजना। लास्ट में हमारा क्या है, दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालिक नियोजन क्या है, जहां नियोजन का निर्माण दीर्घकाल के लिए होता है, जहां नियोजन का निर्माण दीर्घकाल के लिए होता है, वो है हमारा दीर्घकालिक नियोजन। लगभग 20 से 25, कम से कम 20 तो होना चाहिए, ठीक है, यानी कम से कम 15-20 तो होना चाहिए, 15-20 साल से ऊपर के लिए योजना का जब निर्माण होता है, ठीक है। जैसे भारत में आप एग्जाम्पल लें, नीति आयोग में क्या है, 15 वर्षीय विजन प्लान है ना, जिसके तहत हम देखते हैं कि जो अमृतकाल जो चल रहा है, अमृतकाल की घोषणा कहां से कहां तक माना जा रहा है, वर्ष 2022 से 2047 तक अमृतकाल, यानी 25 वर्ष के लिए। तो ये कौन सी योजना है, दीर्घकालिक योजना है, जहां नियोजन का निर्माण दीर्घकाल के लिए होता है, यानी लगभग 15 से 20 साल,
मिनिमम तथा मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। जैसे नीति आयोग का 15 वर्षीय विजन प्लान हो गया, वर्ष 2022 से 2047 तक अमृतकाल यानी 25 वर्ष के लिए जो अमृतकाल है, ये क्या है, हमारा दीर्घकालिक नियोजन का उदाहरण है। तो ये था नियोजन के प्रकार। ठीक है, आपने हर नियोजन के प्रकार जाने, जिसमें आपने 8 प्रकार जाने कि नियोजन के 8 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा नीति आयोग के बारे में थोड़ा और कुछ समझते हैं, और कुछ का मतलब नीति आयोग का उद्देश्य समझते हैं, उसकी विशेषता समझते हैं। ठीक है, तो भारत में नीति आयोग है, तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा और कुछ समझते हैं। नीति आयोग के हम कार्य समझ लेते हैं और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो नीति आयोग का कार्य जैसे क्या है, केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ाना, केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ाना। दूसरा, नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, ताकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करें। ठीक है, किस राज्य को कैसे अपना विकास करना है वो भी अपना सुझाव दें। नीति आयोग यही तो करता है, थिंक एंड टैंक पर आधारित है। नेक्स्ट क्या है, अनुवेक्षण यानी सुपरविजन और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना। ठीक है, सुपरविजन करना और उसका इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना, ये इसका उद्देश्य नीति आयोग के कार्य है। नीति आयोग के क्या है, कार्य है जो हम आपको बता रहे हैं। 3 हो गए। चौथा क्या है, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। किसका, नीति आयोग। नीति आयोग का कार्य है कि संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करे और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करे, ये इसके क्या है, मुख्य कार्य है। ठीक है, अब नीति आयोग के कुछ उद्देश्य भी समझ लेते हैं। वही उद्देश्य जो जेम्स के उद्देश्य है वही उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और लिबरेट कर लेते हैं ताकि आपके पास वोकैबुलरी और ज्यादा आ जाए लिखने के लिए। पहला, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीति का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। ये नीति उद्देश्य के क्या है, नीति आयोग का क्या है, उद्देश्य है पहला। दूसरा उद्देश्य क्या है, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। भाई राज्य सशक्त होंगे तो राष्ट्र भी अपने आप सशक्त हो जाएगा, है ना। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्या है, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना तथा उसे उच्च स्तर तक लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना। यह भी नीति आयोग का क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करता है। कौन, नीति आयोग। अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय मुद्दों पे समझौता के लिए या चिंतन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, समाधान के लिए क्या करता है, एक मंच तैयार करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रणनीति और दीर्घकालिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करता है। रणनीति और दीर्घकालिक नीतियों के लिए क्या करता है, कार्यक्रम का एक ढांचा तैयार करता है। कौन, नीति आयोग। ठीक है, यही तो है इसका उद्देश्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सरकार जो नियोजन चलाती है उसके लिए संसाधन के जो स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त करती है, और साथ ही नियोजन के जो प्रकार हैं आप समझे होंगे, नीति आयोग के कार्य क्या है आप समझे होंगे, और नीति आयोग का उद्देश्य क्या है आप समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास अब जो हम लेंगे उसमें हम जानेंगे जो आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़े हैं, जो भारत में जो योजनाएं चलाई गई हैं वो कितनी है, कितनी चली, उनके सारी योजनाओं के बारे में क्रम से आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रोड बेस्ड रहेगा, आप अच्छे से सुनिएगा और ज्वाइन करिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।